हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगा करके अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए लेकर आई हूँ जिन्होंने एमपीपीएससी प्रीलिम 2025 में अपना एग्ज़ाम दिया था और उनको जो है पेपर अपना क्वालिफाई नहीं हुआ है और वो टेंशन में है कि आगे क्या करना है। अगर आपने महिला सुपरवाइज़र का फॉर्म फिल किया है तो आप इसके लिए भी सोच सकते हैं। एक और मौका आपको 2025 में यहाँ पर अपने आप को सिद्ध करने के लिए देखने को मिल रहा है। तो महिला सुपरवाइज़र का भी फॉर्म फिल किया हुआ है। आप इस कन्फ्यूज़न में हैं कि इसका तो अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो हम क्या करें। तो आप जो है मोटा मोटा देखिए तो आपके पास 14 दिन है, यानी कि 7 दिन तो आप मान के चले आपके पास फरवरी के हैं और 7 दिन आपके पास जो है मार्च के मिल जाएंगे। तो ये आपके 14 दिन देखे जाएँ तो, और अगर इसको आप डबल करने की ताकत रखते हो यानी कि 28 डेज़ आपके पास है, दिन रात एक कर दिया आपने तो आपके पास कितना हो जाएगा, लगभग 28 डेज़ है, यानी कि 1 महीना। और 1 महीना सफिशिएंट होता है इस प्रकार की किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि आप हमेशा से एमपीपीएससी के एस्पिरेंट रहे हैं, आपने इतने अच्छे लेवल की पढ़ाई कर रखी है, तो उसका क्यों ना आप यहाँ पर भी एक बार यूज़ करके देख ही ले, है ना। तो आपको जो है इसमें भी एक बार अपनी जान लगा करके जो है पढ़ाई कर लेना चाहिए। इसका जो सिलेबस है वो मैं अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगी और ये चीज़ आपकी क्लियर करवा दूँगी कि आपने क्या पढ़ा हुआ है अभी तक और क्या आपका छूटा है, किस पे आपको फोकस करना चाहिए। ठीक है, ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए ही खास करके लेके आई हूँ। आपको उम्मीद नहीं छोड़ना है, होप नहीं छोड़ना है, चाहे जो हो जाए। 14 दिन को 28 दिन में कन्वर्ट कर लो, उसके आगे कुछ नहीं। ये समझ लो आपके जो करना है इन 28 दिनों में, यानी कि इन 14 दिनों में ही करना है। तो इन 14 दिनों के हिसाब से मैं एक स्ट्रेटेजी जो लेकर आई हूँ वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होने वाली है। तो आइए हम देखेंगे यहाँ पर इसमें आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अगर आप परीक्षा के लिए 14 दिनों में बेहतर तैयारी करना चाह रहे हैं तो ये स्ट्रेटेजी प्लान आपको क्या करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। और इसके अंदर आपको सही टॉपिक्स का चयन करना रहता है, टाइम टेबल, उसके बाद रिवीजन की स्ट्रेटेजी और मॉक टेस्ट, ये सारी चीज़ें क्या करनी पड़ती है, शामिल करनी पड़ती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। यहाँ पर 10 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हुए हैं जो आपकी जो पिछले वर्षों की जो एग्ज़ाम्स हुई है उनके बेसिस पर ही ये जो है टॉपिक हाईलाइट किए गए हैं। तो आप निश्चिंत रहें और इनको आप ज़रूर पढ़ें। और मैं तो कहूँगी कि आपके पढ़े हुए हैं, बस इनको आपको रिवाइज़ करना है। ठीक है, अगर आपने एमपीपीएससी मेंस का भी प्रिपरेशन एक बार भी किया होगा तो आपको लगभग ये पूरा सिलेबस आप कवर करके बैठे हुए हैं। ये नहीं सोचे कि मैं 15 दिन में क्या ही कर लूँगा, कर लूँगी, क्योंकि आपने सारी चीज़ें पहले से पढ़ी हुई है। बस समझने की देर है कि आपने पढ़ा हुआ है, खुद को समझाना है। क्योंकि आप ये कहेंगे कि लोग तो यहाँ पर 1-1 साल से 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया है। आपने किया है। आप देखो, आपने एमपीपीएससी की जो है स्टार्टिंग कब से की थी तैयारी कब से प्रारंभ की थी आपने, उस दिन को आप याद करिए। और कितने टेस्ट आप इस बीच में लगा चुके हो, इन सबको आप याद करिए। तब आपको पता चलेगा कि आपने कितनी तैयारी इसकी भी कर रखी है साथ साथ में, अनजाने में, है ना। तो आप क्या महिला और बाल विकास से जुड़े सरकारी योजनाएं आपको नहीं पता है, आप पढ़ते हैं। ये आपको पढ़ना है, एक और बार आपको रिविज़न करना है। मैं तो कहूँगी 4 से 5 बार और रिविज़न करना है। महिला सशक्तिकरण से जुड़े अधिनियम क्या आपने नहीं पढ़े हैं? ज़रूरत है कि थोड़ा सा डीप में आप देख ले उसको, क्योंकि हम वहाँ पर इतना डीप में नहीं पढ़ते। उसके बाद बाल विकास एवं पोषण, तो हमने न्यूट्रिशन जरूर पढ़ा है यूनिट 7 में, प्री में भी और मेंस में भी देखें तो पेपर 3 में हमको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो वहाँ से आपका ये कवर हो जाएगा। और बाल विकास, चाइल्ड साइकोलॉजी भी आपको पढ़ना है। तो ये वाला थोड़ा सा मैं कहूँगी कि ये आपको अलग से पढ़ना रहेगा, है ना। तो इसके ऊपर भी फोकस करना है। उसके बाद 4th नंबर पर दे रखा है एमपी का सामान्य ज्ञान। तो क्या इसको आप नदियाँ नहीं पढ़ते, क्या आप एमपीपीएससी में पर्वत नहीं पढ़ते, पर्यटन नहीं पढ़ते? ये सब जनजातीय लोक नृत्य, आपका ये सब कुछ कवर है, आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा ये। तो अगर आप एमपीपीएससी से यहाँ पर एग्ज़ाम देने आए हैं तो ये वाला भी पोर्शन कंप्लीट है। अब आप यहाँ पर दे रखा है भारतीय संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेद। क्या आपने आर्टिकल्स नहीं पढ़े हुए हैं? 73rd और 74th नंबर का जो आर्टिकल है, क्या आपने अमेंडमेंट जो पंचायती राज से संबंधित है क्या नहीं पढ़े? फंडामेंटल राइट्स नहीं पढ़े, डीपीएसपी नहीं पढ़े? सब कुछ पढ़ा हुआ है हमारा,
है ना। यूनिट 5 में हम प्री में पढ़ते हैं ये चीज़, और अगर मेंस की बात करें तो मेंस में भी हम पेपर सेकंड में ये चीज़ें पढ़ते हैं। तो ये भी हमारा पढ़ा हुआ है। बाल अपराध एवं संरक्षण ये भी हमारा पढ़ा हुआ है। बस ज़रूरत है तो क्या पॉक्सो एक्ट नहीं पढ़ते, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे हमको फोकस करना है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इनको आप बहुत अच्छे से डीप में थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, आपका काम ज़रूर होगा। और अगला है यहाँ पर महिलाओं से जुड़े सामाजिक मुद्दे। तो ये चीज़ भी हम सब पढ़ते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट, उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस, सारी चीज़ें हम पढ़ते आए हैं। तो इसको और अच्छे से आप फोकस करें, रिवाइज करें। और आगे दे रखा है एमपी की महत्वपूर्ण योजनाएं हम कितना पढ़ते हैं। तो सारी ये लाडली लक्ष्मी में कवर है हमारी। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, ये सब कुछ पढ़ा हुआ है हमारा। सामान्य विज्ञान, पोषण हम पढ़ते हैं, स्वास्थ्य हम पढ़ते हैं, शरीर की संरचना हम पढ़ते हैं। यूनिट 7 अगर प्री का देखें हम तो उसमें ये हमारा हेडिंग ही ये दे रखी है ना। प्लस इसके अंदर पर्यावरण भी इंक्लूड है ना। तो ये सब भी हम पढ़ते हुए आए हैं। तो क्या चीज़ है जो आपने नहीं पढ़ी? सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है। एक बार अपने आप को आप बताओ कि ये सब पढ़ा हुआ है, बस रिवीजन करने की देरी है। और अभी ताज़ा मामला है भाई, कितने दिन हुए? 5 से 6 दिन ही हुए आपको एग्जाम दिए हुए। उठाओ अपने हथियार और लग जाओ बिल्कुल। उसके बाद रीजनिंग और गणित दे रखा है, कैलेंडर, कोडिंग, डिकोडिंग, प्रतिशत, लाभ हानि। अब यहाँ पे आप बात करेंगे, अगर प्री पढ़ा है आपने, मेंस भी पढ़ा है एमपीपीएससी का, तो मैं ज़्यादा नहीं मेंस की भी बात नहीं करूँगी। मैं प्री में ही आप क्या करते हो, 2 पेपर देते हो, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड रहता है, ठीक है। तो पेपर सेकंड में हम ये सारी चीज़ें ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपने ये वाला भी पढ़ा हुआ है। उसके बाद हम बात करें, यहाँ पर एक चीज़ छूटी हुई है, उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप। आप एमपीपीएससी मेंस का अगर देखेंगे तो मेंस का जो सिलेबस है उसके अंदर पेपर 4 जो है, पेपर 4 का पार्ट बी, क्या आपने वो नहीं पढ़ा? अगर वो पढ़ा है तो उद्यमिता वाला पूरी की पूरी ये यूनिट आपकी कवर हो जाएगी उसके अंदर। तो ये भी आपका पढ़ा हुआ है। अब आइए दोस्तों, मैं बात करती हूँ यहाँ पे 14 दिन में आप क्या चीज़ें, कैसा टाइम टेबल बनाना चाहिए आपको, और उसके अंदर भी आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें हर दिन आपको 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करना पड़ेगी, मॉक टेस्ट लगाना पड़ेंगे। 8 से 10 घंटे भी आपको मैं तो बोलूँगी कि कम है। यहाँ पर जितने ज़्यादा आप निकाल सकते हो निकालो और पढ़ते रहो बिल्कुल। खुद की जो है जान लगा दो यहाँ पर तैयारी करने में। एक बार तो आपको साबित करना पड़ेगा। एक बार जॉब सिक्योर हो गई, उसके बाद अपनी ड्रीम जॉब के लिए आप करते रहना। उसके बाद में आपको टेंशन नहीं होगी। अगर एक जॉब आपके पास होगी तो आपको इतनी टेंशन नहीं होगी, इतना प्रेशर नहीं होगा। अपने आसपास से आपको जो है कोई भी हुआ बार बार पूछते हैं क्या हुआ तुम्हारा, कब होगा, इतना टाइम हो गया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे किए जाते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे अगर आपने एक बार ये जॉब है अपनी फिक्स कर ली। तो यहाँ पे मैंने डेज दिए हुए, सब्जेक्ट है और कैसे आपको पढ़ना है ये चीज़ यहाँ पे दी हुई है। तो फर्स्ट डे आप क्या करेंगे, महिला और बाल विकास से जुड़ी योजनाएं आप पढ़ लें। मतलब यही नहीं पढ़ना है, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके साथ में आप और क्या पढ़ सकते हैं ये आपको डिसाइड करना है। लेकिन ये हाईलाइट टॉपिक है जो मैं आपको बता रही हूँ। महिला और बाल विकास से संबंधित योजनाएं पढ़ना है, उसके नोट्स बनाए, यानी कि इतने शॉर्ट नोट्स बनाए कि आपका बोल सकती हूँ मैं आधे से भी आधे पेज में आपको जो है सारी इनसे जुड़ी सारी योजनाएं आपकी कवर हो जाए, और उनको याद भी करना है साथ में, ठीक है। जनरली क्या करते हैं कि एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा और हम आगे बढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। हमको जो है हाथों हाथ उसी टाइम जो है जो पढ़ा है उसको याद करना है, फिर आगे बढ़ना है। फिर नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, महिला सशक्तिकरण अधिनियम को पढ़ लेंगे, केस स्टडी देख लेंगे, थोड़ा सा आर्टिकल समझ लेंगे इनसे संबंधित, है ना, उनको याद कर लेंगे। आगे बाल विकास और पोषण के बारे में थोड़ा सा हम पोषण से रिलेटेड चार्ट देख लेंगे। बनाने का तो इतना टाइम नहीं, लेकिन हम देख लेंगे वहीं पर जो बुक में है उसको ही हम हाईलाइट कर लेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको हम क्या कर लेंगे, रट लो, याद कर लो उसी टाइम, ठीक है। आगे एमपी का सामान्य ज्ञान है, आपने सभी एमपीजी के सभी पढ़ते हैं, है ना। आपके पास में जो है परीक्षा धाम, पुणेकर और इस तरह की एमपीजीके की कई सारी जो है बुक्स, कई सारी नहीं बोल सकती हूँ, इन सब में से कोई एक भी बुक अगर एमपी की आपके पास है और अभी तक आपने उसको पढ़ा है तो उसको आप मैप और लिस्ट के थ्रू याद कर ले। और जनरली जो परीक्षा धाम है उसके अंदर मैप और लिस्ट ही दी हुई है, तो आप जितना ज़्यादा हो सके उसको आप रिवाइज कर लें, क्योंकि सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है। फिर आगे संविधान, भारतीय संविधान को पढ़ लें आप, उसमें इंपॉर्टेंट जो आपके आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर फोकस करें। अब इंपॉर्टेंट कौन कौन से हो जाएंगे, फीमेल से रिलेटेड, है ना, चाइल्ड से रिलेटेड, तो ये सारे जो फैक्ट रहेंगे वो आर्टिकल्स रहेंगे, उनसे जुड़े हुए फैक्ट आप क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। उसके बाद 6 डेज आप क्या करेंगे, बाल अपराध एवं संरक्षण,
है ना। ये वाला टॉपिक पढ़ लेंगे। अब इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स आप इंक्लूड कर सकते हैं उसको भी थोड़ा सा देख लें। केस स्टडी पढ़ने का अगर टाइम है तो वो भी आप देख लें। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपना टाइम कैसे मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ कि इनको नहीं छोड़ना है, हमको इनके ऊपर तो फोकस करना है। और इसके साथ साथ और आप इसमें जो सिलेबस में चीज़ें दे रखी है उसमें से और क्या आपको लग रहा है अपने अकॉर्डिंग उसको भी आप करें, ठीक है। लेकिन इसको तो नहीं छोड़ना है। महिलाओं से जुड़े सामाजिक मुद्दे आपको देख लेना है, निबंध, समाचार, ये भी आप जो है हाईलाइट्स करके देख सकते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। एमपी की योजनाएं देखना है, आप सभी पढ़ी हुई है आपकी एमपी की योजनाएं, है ना। तो योजनाओं की तुलना करना है, यानी कि जो योजनाएं दी हुई है कि आप देखें अच्छा इसके अंदर ये क्राइटेरिया है, इसके अंदर ये है, इसमें ये वाला बेनिफिट मिल रहा है, इसमें ये वाला बेनिफिट, इस तरह से करके आप योजनाएं अगर याद करेंगे ना तो बिल्कुल याद हो जाएंगी। ये इस डेट को जो है शुरू की गई थी, ये इस डेट को शुरू की गई थी। इस प्रकार से आप योजनाओं को भी याद कर सकते हो। और आई होप कि आपको ये योजनाएं जो है अभी तक तो याद होगी क्योंकि आप पीएससी पढ़ के आए। उसके बाद सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, तो जनरल साइंस में आप यूनिट 7 में पढ़ते ही हैं तो चार्ट वगैरह बनाकर समझे। अभी तक आई थिंक आपने पढ़ा हुआ है आपका, तो ये बनाने की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ है तो आप बना भी सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ कहूँगी कि इसको अभी स्किप करें क्योंकि अगर आप चार्ट वगैरह ये सब बनाने जाएंगे तो थोड़ा सा आपका टाइम जो है वेस्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ तो ना ही करें। डायरेक्ट आप वहीं पर जहाँ भी से भी आप पढ़ रहे हो वहीं हाईलाइट कर लें चीज़ें कि कौन कौन से आपके के लिए इम्पॉर्टेंट है और उसको ही बार बार जो रिवाइज करें। आगे यहाँ देख लेंगे रीजनिंग और मैथ्स का है तो फॉर्मूला शीट तैयार कर लो। तो फॉर्मूला वगैरह सब दिए हुए होते हैं आपके बुक्स में, बस वहीं उसको हाईलाइट कर लो और मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन करो। और उद्यमिता का आई थिंक इसके अंदर नहीं है तो उसके लिए भी आप जो आपका बिजनेस वगैरह से रिलेटेड है और टीम वर्क वगैरह है तो कुछ हाईलाइट टॉपिक्स हैं उसके भी वो उसको हमको कर लेना है, उसका रिवीजन करना है। उसके बाद रिवीजन करना है आपको जो टॉपिक आपने पढ़े हुए हैं और जो शॉर्ट नोट्स आप साथ साथ पढ़ते पढ़ते बनाते चले थे उनको आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। और आगे जो है फिर वापस आपको रिवीजन प्रैक्टिस प्रश्न करना है, यानी कि जो PYQs हैं उनको या फिर MCQ, PYQs अगर मिल रहे हैं तो वो और MCQs हैं अगर तो वो। अभी आपको कई सारी टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी इसके नाम पर तो आप वो भी ले सकते हैं। वहाँ से भी आपको एक साथ एक ही जगह पर इधर उधर कहीं भटकना भी नहीं पड़ेगा और वहीं से जो है ये आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अपना टाइम टेबल आपके पास क्या है, 14 दिन हमने ऊपर बात की थी तो 14 दिनों को भी आप 7 और 7 में डिवाइड कर लो। इन 7 दिनों में आपको सारी थ्योरी का रिवीजन कर लेना है और ये 7 दिन आपको रिवीजन यहाँ पे रिवीजन करेंगे आप, या फिर पढ़ा नहीं है तो पढ़ना भी है, स्टडी भी करना है और रिवीजन भी करना है। और लास्ट 7 डेज में क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे प्लस प्रैक्टिस करेंगे किसकी, PIQs और MCQs की। और इन लास्ट 7 डेज में ये भी करना है कि फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट भी देना है आपको। एग्जाम जैसा माहौल क्रिएट करके बिल्कुल उसी कंसंट्रेशन के साथ में बैठना है हमको। एरर फिक्सिंग और लास्ट मिनट में रिवीजन, तो जो जहाँ पर भी गलतियाँ हो रही है आपको उसको सुधारना है और अपने उसको जो गलती हुई है उसको नोट कर ले ताकि आपको ये फिक्स हो जाए कि मैंने इस वाले में गलती की थी और उसको रिवाइज करें। तो आई होप कि वहाँ पर जब एग्ज़ाम हॉल में जाओगे और वैसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो उसमें तो आप गलती नहीं करोगे, ठीक है। बेस्ट आइडियाज़ क्या हो सकते हैं आपके लिए, तो मॉक टेस्ट लगाएं। 2 से 3 दिन में मॉक टेस्ट देकर समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट आप सीखना पड़ेगा आपको। वैसे आपको होगा टाइम मैनेजमेंट स्किल आपके पास होगी, लेकिन अगर नहीं है तो आप हर 2 दिन 3 दिन में बीच बीच में जो है मॉक टेस्ट देते रहें। उसके बाद में शॉर्ट नोट्स बनाते रहें। जैसे कि आप कोई पेज पढ़ रहे हो, 8 से 10 लाइन पढ़ी, क्या समझ में आया तुरंत उसको नोट कर लो, फिर आगे का पढ़ा तुरंत नोट कर लो। तो उससे क्या होगा, आपका एक शॉर्ट नोट्स आपको पता भी नहीं चलेगा और एक प्रिपेयर होकर आपके सामने आ जाएगा, है ना। तो ये आपको हेल्प हो जाएगी। और किन किन के आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, तो योजनाओं के बनाने चाहिए, अधिनियम से रिलेटेड, सामान्य ज्ञान से रिलेटेड बहुत ही छोटे नोट्स आपके होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट कैसे सीखना है, तो कठिन विषय पहले पढ़े फिर आसान टॉपिक को पढ़े। होता क्या है, स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि जिसमें उनको इंटरेस्ट आता है, ये सही बात है कि जिसमें इंटरेस्ट आता है आप उससे शुरुआत करें, लेकिन अभी हमारे पास कम टाइम है तो हमको क्या करना है, कठिन विषय को पहले उठाना है। जिससे क्या होगा, हमारे माइंड के ऊपर जो एक बोझ जाता है या एक टेंशन होती है तो वो आपकी कई हद तक जो है कम हो जाएगी, क्योंकि हमने
कठिन तो पहले से ही निपटाया हुआ है, उसके बाद में ही आप सरल सब्जेक्ट पर जाएंगे, ठीक है। और सरल सब्जेक्ट अगर आप बाद में भी पढ़ेंगे क्योंकि वो ईजी है, तो आप ईजीली उसको क्या करेंगे, उसको याद रख पाएंगे और कम टाइम में आपके सरल सब्जेक्ट जो है कवर भी हो जाएंगे। उसके बाद MCQ का अधिक अभ्यास करें ना, परीक्षा के पैटर्न के हिसाब से आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है MCQs की, ऊपर मैं बता ही चुकी हूँ। उसके बाद अगर आपके पास फिर भी टाइम बचता है तो आप रिवीजन के लिए वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, ऑडियो नोट्स का भी उपयोग कर सकते हैं, खासकर रिवीजन के लिए। देखो यहाँ पर बताया गया है। और अभी इतना टाइम नहीं है, ऊपर अगर आप देख सकते हो अभी तक समाचार पत्र आप पढ़ते आए हैं तो ठीक है, नहीं तो इसको आप अभी छोड़ दें क्योंकि बहुत सारा टाइम ले लेगा ये। और अभी करंट में जैसे जनवरी फरवरी का मुझे नहीं लगता कि वो पूछेगा, इसके पहले ही पेपर बन के तैयार हो चुके होंगे, तो पहले का ही आप देखेंगे यूट्यूब पे जाकर, तो आपको पूरे 2024 का करंट अफेयर, 2023 का भी आप, मैं तो कहूँगी कि आपको देख लेना चाहिए, है ना। तो 2023-24 के करंट अफेयर के मैराथन वीडियोस आपको मतलब 5-5, 6-6 घंटे की वीडियोस रहेंगी, तो आप वो देख सकते हैं। और वहाँ पर आपको इससे जुड़ा हुआ अगर कोई चीज़ दिख रही है ना, तो फटाफट जो है आप अपने नोट्स में उसको नोट कर लें। और बाकी जो है उसको अगर सुनना है तो इतने लंबे लंबे वीडियो आप नॉर्मल स्पीड में मत देखें, आप उसको 2x की स्पीड पर करके देखेंगे, तो इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपके काम की चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और आगे अगर हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि पढ़ते पढ़ते हम खुद को ही भूल गए, खुद को याद रखना है, ध्यान रखना है, पर्याप्त नींद लेना है। पर्याप्त नींद से मतलब कि 5 से 6 घंटे हमको कंटिन्यू लगातार सोना है, टुकड़ों में नहीं, ठीक है। लगातार सोना है हमको 5 से 6 घंटे। रात को 9 बजे सो जाओ और सुबह 2 बजे उठ जाओ, ठीक है। आराम से आपका ये क्राइटेरिया कंप्लीट होगा, नींद भी बहुत अच्छी आएगी। और अगर आप उस टाइम पे उठते हो, 2 बजे उठ के आप अगर देखें सुबह 10 बजे तक भी आप पढ़ते हो, 2 से 10, तो आप काउंट करो कितने घंटे हो रहे। तो इतनी पढ़ाई तो आपकी लोग जब उठेंगे ना उसके पहले ही आपकी हो चुकी होगी, ठीक है, 2 से 10। और अगर आप मतलब हाउसवाइफ है, आप इतना 10 बजे तक टाइम नहीं दे पा रही, तो 2 से आप 8 बजे तक तो मैं सोचती हूँ कि आप निकाल ही सकते हो अपने लिए। 6 घंटे आपके यहाँ पे आराम से कवर हो जाएंगे मॉर्निंग में ही, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और बाकी दिन में आप कितना पढ़ सकते हो, वो क्यों नहीं होगा, आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। इतना टाइम आप निकाल के तो देखिए, रात को 9 बजे सो जाओ और सुबह 2 बजे उठ जाओ, ठीक है। तो आराम से टाइम आपका मैनेज भी हो जाएगा और हर चीज़ आपकी कवर होगी, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आने वाली एग्ज़ाम में आप और भी बेहतर जो है अपना परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी, और ये चीज़ कभी नहीं सोचना है कि मैं ही एक ऐसी पर्सनालिटी हूँ जिसके पास बच्चों को भी संभालने की जिम्मेदारी होती है, घर को भी संभालना है, घर के काम भी करना है, एक एक काम मुझे ही देखना पड़ते हैं, बाहर के भी कुछ काम रहते हैं जो मुझे करना पड़ते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचें, आप अकेली नहीं हैं, आपकी जैसी कई सारी महिलाएं हैं जो स्ट्रगल कर रही हैं आपके जैसा ही। तो आपको भी पीछे नहीं रहना है और अपना जो है अपने आप को सिद्ध करके आपको बताना है। ये मान के चलिए कि ये आखिरी मौका है आपके पास, ठीक है। तो बिल्कुल ही अपने आप को जो है पीछे नहीं समझना है, अपने आप को आगे रख कर ही चलना है कि आप कितना मजबूत हो, आप कितनी सारी चीज़ें कर पा रहे हो। ऐसा हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अपनी जो दोस्त हैं उनके साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हो। अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और अगर कुछ भी क्वेरीज आपको लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। और अगर किसी टॉपिक में कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और खूब मन लगा करके पढ़ाई करिए। और एक और बात बोलना चाहूँगी कि रिवीजन नहीं छोड़ना है, जो पढ़ा है उसका रिवीजन करो। एक दिन में 3 बार उसका रिवीजन करो, पढ़ने के तुरंत बाद इवनिंग में करो, उसके बाद नेक्स्ट डे फर्स्ट वाला कब हो जाएगा, जब भी टॉपिक पढ़ा है उसके जस्ट बाद दूसरा वाला रिवीजन होगा उसी दिन इवनिंग में, तीसरा वाला रिवीजन होगा उसका नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। तो ये 3 रिवीजन किसी भी टॉपिक के अगर आपने करते हुए चले हो ना तो कोई नहीं रोक सकता आपके सिलेक्शन होने से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।